हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर चल रहा है हमारा जीके वाला, और उसी में जो पॉलिटी हमने स्टार्ट की थी राजस्थान पॉलिटी, तो उसके संदर्भ में आज एक नई कड़ी जोड़ने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है। आज लेते हैं हम राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में, मतलब कि RPAC के बारे में, राजस्थान लोक सेवा आयोग। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग ही हमारी सेकंड ग्रेड की परीक्षा आयोजित करवाएगा दोस्तों, RPAC। तो इसके बारे में तो आपको अच्छे से जानना ज़रूरी है ही। वैसे आपके सिलेबस में मेंटेन कर रखा है इसको। तो 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो 2 क्वेश्चन मैक्सिमम है और बाकी वेरी करता रहता है 1 से 3 तक। तो देखिए दोस्तों, हम इसकी पहले भूमिका पढ़ लेते हैं और फिर हमारे जो शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है शानदार, उनके माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या है। देखिए दोस्तों, इसकी भूमिका कुछ इस प्रकार से है कि सभी स्तर की सरकारों के जो कार्य होते हैं क्रियान्वयन के लिए, जैसे कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, अपने स्तर पर केंद्र की जो सरकार है वो केंद्रीय स्तर पर, तथा राज्य की सरकार है वो राज्य स्तर पर अपने अपने कार्यों को, अपने अपने प्रशासन को चलाने के लिए उन्हें लोक सेवकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सरकार है, तो अपने कार्यों को चलाने के लिए, अलग अलग विभागों को चलाने के लिए उन्हें लोक सेवकों की आवश्यकता होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए होते हैं, समझिएगा इस चीज़ को। तो उन लोक सेवकों की आवश्यकता होती है, तो उन योग्य लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए एक आयोग होता है। तो उसी आयोग को राज्य के संदर्भ में क्या होता है, वो राजस्थान लोक सेवा आयोग होता है। ये आयोग क्या करता है, ये आयोग उन लोक सेवकों की नियुक्ति करता है, उन्हें वेतन देता है और समस्त प्रकार की उन्हें बर्खास्त किस प्रकार करना है और उन्हें कार्य करने के लिए दिशा निर्देश किस प्रकार से देना है, ये सभी प्रकार के कार्य कौन करता है, आपका राज्य लोक सेवा आयोग करता है। तो इसी प्रकार से केंद्र के संदर्भ में भी देखते देखते चलते हैं। केंद्र में क्या होता है, केंद्र सरकार में लोक सेवकों की जो भर्ती होती है तथा उनके में जो प्रमोशन वगैरह होती है, वो सारा कुछ क्या दे रखा होता है, संविधान के अनुच्छेद में आपको बता देता हूँ, 315 से 323 तक, ये इन्हीं के बारे में है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों में, केंद्र में तो संघ लोक सेवा आयोग होगा, आपके UPSC होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तथा और राज्यों में होगा आपका, केंद्र स्तर पर है आपका UPSC, आप सभी को पता ही होगा UPSC, और राज्य स्तर पर है आपका RPSC हमारे राजस्थान में, और बाकी अलग अलग स्टेट के लिए उनका अलग अलग राज्य का लोक सेवा आयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी थोड़ी सी भूमिका आपको पता, ध्यान रखो तो रख लेना कि उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, तथा उनका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष इनका कार्यकाल, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल होता है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे आगे, जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि 2 या अधिक राज्यों का जो संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग होता है उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो उसके सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करता है, वो आपके राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो इनके बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो RPSC है राजस्थान के संदर्भ में, या जो राज्यों के लिए अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, उनमें अध्यक्ष, रफली बता देता हूँ, अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, आपका नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल करता है। ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि राज्यों के संदर्भ में जो लोक सेवा आयोग होता है, उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। अच्छा, और इसमें क्या दे रखा है, संविधान में अलग अलग अनुच्छेद हैं, जैसे कि ये रहा अनुच्छेद 315 के भाग फर्स्ट में क्या है, भाग फर्स्ट में स्पष्ट रूप से दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 315 फर्स्ट में कि संघीय स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा
तथा प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाने का प्रावधान है। किसमें? आपके इस आर्टिकल 315 भाग ए में। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है राज्यों में आपके लोक सेवा आयोग का प्रावधान। तो वो हो जाएगा आपका 315 फर्स्ट भाग फर्स्ट। तो आप 315 ध्यान रख लेना, ये आपके लिए इनफ है। तो इसी प्रकार से 315 के जो पार्ट सेकंड है, 315 का जो पार्ट सेकंड, इसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान उसमें स्पष्ट रूप से किया गया है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि इसका जो मेन कार्य क्या होता है, वो अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग होता है, ये उन लोक सेवकों की नियुक्ति करता है जो कि प्रशासनिक ढांचे को सुचारू रूप से चलाते हैं और राज्य में प्रशासन की देखरेख का कार्य करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नोट्सों पर और आराम से पढ़ते हैं। 2 ही पेज में मैंने इनको कंप्लीट कर दिया है, तो आपको मज़ा आएगा काफ़ी पढ़कर। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, संविधान का भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323, इसमें उल्लेख किया गया है किसका? तो इसमें उल्लेख किया गया है आपके राज्य लोक सेवा आयोग का। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है अभी, 315 के भाग ए में किसका उल्लेख किया गया है कि संघीय स्तर पर होगा यूपीएससी और राज्य स्तर पर होगा आपके लोक सेवा आयोग और राजस्थान में अपने आरपीएससी। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ लेते हैं इन सभी को। बहुत ही शानदार नोट्स बनाए गए हैं। अनुच्छेद 315 के भाग फर्स्ट में क्या है? संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। आ गई बात यहाँ पर। और राजस्थान के संदर्भ में है आपका आरपीएससी। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अलग अलग राज्यों के लिए उनका अलग अलग होता है। और संघ लोक सेवा आयोग आपको पता ही है, ये आपका यूपीएससी है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे कुछ इस प्रकार से है। ये रहा आपका आर्टिकल 315 के भाग सेकंड में क्या दे रखा है? 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हो। किन्हीं भी कारणों से मान लिए दोस्तों 2 राज्य हैं, ये चाहते हैं कि भाई इनका अलग अलग ना होकर लोक सेवा आयोग, मतलब कि लोक सेवकों की भर्ती के लिए यहाँ पर एक ही आयोग हो। तो क्या करते हैं, ये संसद को भेजते हैं अपना प्रस्ताव और वहाँ से प्रस्ताव पारित होते ही इनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो जाता है, गठित हो जाता है। और ये क्या करता है, इन दोनों के लिए लोक सेवकों की चयन प्रक्रिया का कार्य करता है। संकल्प पारित किया जाता है राज्य द्वारा और अनुमति कौन देता है? संसद। मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि किसकी भाई? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की। लोक सेवा आयोग यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि जब आप पीडीएफ पढ़ो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 316 के है आपके नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मैंने आपको बता दिया था। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, कार्यकाल किनका? लोक सेवा आयोग के सदस्यों का। पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वो उनका कार्यकाल होता है। और यूपीएससी के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये इनका यूपीएससी वालों का, मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल होता है। हटाया किस प्रकार से जा सकता है इनके सदस्यों को? तो कदाचार के आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर, एक तो पहला है ही। दूसरा क्या है? त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको देंगे भाई? राज्यपाल को देंगे, ना कि राष्ट्रपति को। विशेष रूप से ध्यान रखना है। निलंबन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों है भाई? निलंबन राज्यपाल द्वारा किया जाता है और हटाया जाना होगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि निलंबन की जो वास्तविक शक्ति होती है वो होती है आपकी राष्ट्रपति के पास।
लेकिन राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर इनको हटाएगा? राज्यपाल। इसीलिए यहाँ पर निलंबन की जब बात आती है तो वो वहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन है वो राज्यपाल हो जाएगा। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब हटाए जाने की बात आएगी तो सीधा करेक्ट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। आगे देखिए, कार्यकाल पूरा होने के पश्चात, अच्छा जब कार्यकाल पूरा हो जाता है इनका जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनका, तो उसके पश्चात अनुच्छेद 319 में क्या दे रखा है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु किन्हीं अन्य सेवा में नियुक्त नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, समझ लेते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई महाशय हैं, ये रहे, ये कोई महाशय हैं, ये आपके सदस्य रह चुके हैं आरपीएससी के, और इन्होंने 6 वर्ष या 62 वर्ष, दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई इनकी। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु हो गई, या तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल पूरा हो गया, इन भाई साहब का हो गया या इन अंकल का हो गया आपके रिटायरमेंट, तो इनका रिटायरमेंट हो गया। अब ये क्या क्या कर सकते हैं? ये आपके यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं बिल्कुल, तथा किसी अन्य राज्य के, मान लो कि ये यूपी चले गए, एमपी चले गए, उनके जो राज्य लोक सेवा आयोग है वहाँ के अन्य राज्यों के, उनके क्या भाई अध्यक्ष बन सकते हैं, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के ये पात्र होंगे। और यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है कि किंतु किन्हीं अन्य सेवा में नियुक्त नहीं हो सकते। ये आगे पढ़ लेते हैं। आरपीएससी का सदस्य, मतलब कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो सदस्य वो यूपीएससी का अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ी गौर फरमाने वाली बात है। यहाँ पर बात हो रही है आरपीएससी के सदस्य की। तो आरपीएससी का जो सदस्य होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होगा, वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। यूपीएससी का अध्यक्ष बनने के साथ वो क्या कर सकता है? अगर वो अध्यक्ष नहीं बनता यूपीएससी का, तो वो किसी अन्य सदस्य के रूप में या तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है बाद में, या यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, या किसी अन्य राज्य का लोक सेवा आयोग का वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। कौन? लोक सेवा आयोग। अब हमारे राजस्थान के लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, मतलब कि रिपोर्ट, राज्यपाल को सौंपी जाएगी। ये रिपोर्ट आर्टिकल 323 में स्पष्ट रूप से दे रखा है। मैं यहाँ पे कोई प्रतिवेदन नहीं समझे तो लिख देता हूँ रिपोर्ट। लोक सेवा आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राज्यपाल को सौंपेगा। किस आर्टिकल के तहत? 323 के तहत। अब देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हर एक चीज़ को ताकि आपको ध्यान रहे। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? सीधे एग्ज़ाम में आने वाले वन लाइनर क्वेश्चन हैं। स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 20 अगस्त 1949 को। तो 20 अगस्त 1949 को हुई थी आपके आरपीएससी की स्थापना। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? जयपुर में हुई थी, और अभी भी कहाँ पर है? जयपुर में ही है। सॉरी, बाद में इसका स्थानांतरित कर दिया गया था, अभी जयपुर में नहीं है। तो यहाँ पर स्थापना के समय आपको ध्यान में रखना, ठीक है। स्थापना हो गई थी 20 अगस्त 1949 को, जयपुर में स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम अध्यक्ष आपके डॉक्टर S.K. घोष, प्रथम अध्यक्ष का एग्जाम में पूछ लेता है वो हर बार। राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद जो सत्यनारायण राव समिति थी उसकी अनुशंसा पर 1956 में, यहाँ पर शायद मेंशन नहीं किया गया है, मैं कर देता हूँ, 1956 में स्थानांतरित किया गया था। ब्लैक कलर में यहाँ पर लिख देता हूँ 1956 में क्या हुआ था
आरपीएससी को जयपुर से कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। एग्ज़ाम में क्या आएगा कि किस समिति की अनुशंसा पर आरपीएससी को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो वो होगा सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर। ठीक है दोस्तों। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं वर्तमान में। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको इसका बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था, बात कर लेता हूँ मैं 1968 की। 1968 में दोस्तों इन्होंने पहले 2 सदस्य थे, बढ़ाकर कितने कर दिए? 3 कर दिए। फिर क्या हुआ? फिर बात कर लेता हूँ 1973 की। 1973 में ये 3 थे, बढ़ाकर कितने कर दिए? 4 कर दिए। फिर देखिए ये किस तरह इनकी संख्या बढ़ी, वो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना। 1981 में 5 कर दिए गए थे। और उसके बाद दोस्तों अभी जो वर्तमान सदस्य संख्या वो है 2011 में परिवर्तित करके इनको 7 कर दिया गया था। ये 7 क्या है दोस्तों, वापस बता देता हूँ। ये आपके सदस्य हैं, केवल सदस्य, प्लस 1 हो गया आपका अध्यक्ष। तो अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों आरपीएससी में? तो वो 8 है। और ये एग्ज़ाम में टपकने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वो पूछ सकता है अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या, तो 8 होगी दोस्तों, 7 नहीं करके आनी है। ठीक है। और केवल सदस्यों की संख्या निश्चित रूप से 7 है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।